हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा एटॉमिक मास यूनिट। तो उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है कार्बन का। बाद में बताऊंगा क्यों एग्जांपल लिया है कार्बन का। ये है कार्बन का एटम। यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ऑर्बिट में, और ये बीच में सेंटर में एक न्यूक्लियस है। सेंटर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जो नंबर को अगर मिलाएं तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। अगर न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन और तीन न्यूट्रॉन्स है तो टोटल हमारे पास पांच न्यूक्लियॉन्स है, राइट। तो अभी इस केस में हमारे पास कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 12 न्यूक्लियॉन्स है। 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 12 न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है। तो चार्ज के बारे में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। 1 into 10 to the power 28। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है, 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम्स। प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो जब हम एक एटम का वेट निकालते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन हम कंसीडर ही नहीं करते। इतना ज्यादा, इतना कम मास है उसका कि हम उसको मास कैलकुलेशन के वक्त हम उसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। हम सिर्फ कंसीडर करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, क्योंकि इसका मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। 1.67 मत देखिए, पावर देखिए -28 है। माइनस में है पावर 28, मतलब बहुत कम मास है। -24 है, इन दोनों का मास इससे ज्यादा है। तो और एक यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना ज्यादा है कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। लेकिन अभी इस केस में हमको ये नहीं चाहिए। ये न्यूक्लियर फिजिक्स में ये काम आएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर रेडियो एक्टिविटी में चैप्टर में ये हमारा काम आएगा। लेकिन अभी लगभग ये दोनों सेम ही है और मास कैलकुलेशन के वक्त ये सेम ही लिया जाता है। तो हमको जब मास निकालना था एक एटम का तो हमको चाहिए था एक स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या मतलब? जैसे कि हमने मीटर का एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स कर लिया है कि इतना लेंथ इसको हम मीटर बोलेंगे, इसका 100 डिविजन के एक पार्ट को हम सेंटीमीटर बोलेंगे, इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना बड़ा सा जो लेंथ होगा उसको किलोमीटर बोलेंगे। वो हमने फिक्स कर लिया कि मीटर इतना है, उसको लेके हम सबको कंपेयर कर रहे हैं। वैसे ही प्लैटिनम इरिडियम का एक रॉड है पेरिस में, उस रॉड का वेट जितना है उसको किलोग्राम बोलेंगे, 1 किलो। उसके 1000 पार्ट को, एक पार्ट को हम बोलेंगे ग्राम। तो वो फिक्स्ड हो गया कि वो रॉड का वैल्यू 1 किलोग्राम है। उससे और सब चीज कंपेयर होगा, इसलिए वो स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है। वैसे ही एटम्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं, उनका मास बहुत कम होता है, तो इनको ऐसे लिखना बहुत ही मतलब मुश्किल था, या फिर कैलकुलेशन सब करते रहे ना तो गलतियां बढ़ जाती थी। इसलिए हमको चाहिए था एक स्टैंडर्ड वैल्यू। तो स्टैंडर्ड वैल्यू उन्होंने क्या दिया? 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 जो एटम है उसका 1/12 मास को हम एक एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे। तो ये लिया क्यों उन्होंने? इसको जानने के लिए अभी आपको साइंटिस्ट थोड़ा सा बनना पड़ेगा। तो आप साइंटिस्ट की तरफ सोचिए, थोड़ा सा सोचिए तो आपको पता लगेगा कि अगर हम एक एटम का मास निकालने में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का ही मास कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर हम एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का मास को अगर हम यू ले जाएंगे, अगर ले जाएंगे यू, तो एक एटम के अंदर जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के होंगे, उतना इंटू यू करेंगे तो उसका एटॉमिक मास जो आ जाएगा, उसका मास आ जाएगा, राइट। एग्जैक्टली, साइंटिस्ट ने भी यही सोचा था कि अगर हम एक न्यूक्लियॉन मतलब एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन
एक न्यूक्लियन का मास को अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यू बनाएंगे, एक एटम के अंदर जितने न्यूक्लियंस है इनटू एक न्यूक्लियन का मास। जैसे हम एक आम का 10 रुपए तो 10 आम का 100 रुपए, वैसे वैसे ही एक न्यूक्लियन का मास ऑफ वन न्यूक्लियन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। एक न्यूक्लियन का मास को अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेंगे तो एक एटम में जितने न्यूक्लियंस होंगे उतना इंटू यू अगर ले लेंगे, ये उसका एटॉमिक मास होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि हमारा जो इसका हमने ओरिजिनल मास निकाला है ना, तो जो ओरिजिनल मास है, ओरिजिनल मास वो थोड़ा सा कम आया। जब हमने कैलकुलेशन करके वेरीफाई करने के लिए देखा तो ओरिजिनल मास थोड़ा सा कम आया एज कंपेयर टू कैलकुलेट कैलकुलेटेड मास थोड़ा सा ज्यादा आया, ओरिजिनल मास थोड़ा सा कम आया। तो अगर ये सही होता तो ये दोनों सेम आता। कैलकुलेशन में जितना मास आया तो इसका ओरिजिनल मास जितना है वो दोनों सेम होता, राइट। लेकिन ये कम नीचे ऊपर नीचे कैसे हो गया? तो इसका जो थोड़ा सा मास हमारा ज्यादा आया है, थोड़ा सा मास गया कहाँ पे? इसका आंसर है न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी है उसमें कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा मास कन्वर्ट हो गया न्यूक्लियस के अंदर के न्यूक्लियर एनर्जी में या फिर बाइंडिंग एनर्जी। देखिए दो प्रोटॉन से दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दोनों एक दूसरे से रिपेल करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक न्यूक्लियस में पूरा मतलब अट्रैक्ट होके हैं। तो वो कौन सा फोर्स है? वो है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने दो प्रोटॉन्स के रिपल्सिव फोर्स को भी ओवरकम कर दिया। तो इतना छोटा सा मास, ये हम सब ने देखा होगा कहीं पे भी, इस वाले फॉर्मूले से थोड़ा सा मास बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके कर दिया और न्यूक्लियस में वो बाइंडिंग एनर्जी के रूप में मतलब रह गया। तो हमारा तो जो थोड़ा सा मास गया था वो गया नहीं था, वो एनर्जी में कन्वर्ट होके न्यूक्लियर एनर्जी बन गया, राइट। न्यूक्लियर एनर्जी बन गया जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में एक अट्रैक्शन पैदा करता है और न्यूक्लियस को स्टेबल रखता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी बात। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू। तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगा? अगर कैलकुलेटेड मास ज्यादा है, कैलकुलेटेड मास जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमने ये लिया था, तो हम इसको अगर थोड़ा सा कम ले लें, इसका अगर वैल्यू थोड़ा सा कम कर दें, इसका मतलब प्रोटॉन का नहीं, हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू लें जिसका थोड़ा सा इससे कम हो मास, तो हमारा ओरिजिनल मास, साइंटिस्ट ने देखा कि हाइड्रोजन का जो मास है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को तो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं मास में, प्रोटॉन को कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो प्रोटॉन हाइड्रोजन का जो मास होगा, अगर हम उसको स्टैंडर्ड वैल्यू लें तो क्या हो सकता है? तो उन्होंने लिया भी था लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया फिर से। गड़बड़ क्या हुआ कि हाइड्रोजन के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, जुड़े भाई बहन उसके सारे बहुत सारे, तो कैलकुलेशन में फिर से गड़बड़ आई। और हाइड्रोजन क्या था? एबंडेंटली मिल नहीं रहा था, उसको मतलब स्टोर करना मुश्किल था, राइट। इसीलिए हाइड्रोजन को भी नहीं लिया। उसके बाद बहुत खोज पड़ताल के बाद निकला ये कि अगर हम कार्बन 12 जो एटम है उसके 1/12 मास को स्टैंडर्ड वैल्यू लें तो एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कैलकुलेशन भी इजी हो रहा है और कोई मतलब गड़बड़ भी नहीं हो रही है। तो कैसे निकाले सब एटम्स का एक एटॉमिक मास? जैसे कि अगर हम कार्बन का ही ले लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास निकालेंगे। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हमेशा एटॉमिक मास यूनिट्स में निकलता है, राइट। एटॉमिक कार्बन का एटॉमिक मास निकालेंगे तो क्या होगा? ओरिजिनल मास होगा, ओरिजिनल मास ऑफ कार्बन, ओरिजिनल
मास बाय वैल्यू ऑफ वन यू, राइट। मतलब कार्बन जैसे होता है ना, अगर 100 रुपए में मिल रहे हैं 5 आम, ठीक है, 100 रुपए में 5 आम मिल रहे हैं, या फिर कुछ भी 5 चीजें मिल रही है, तो एक चीज का वैल्यू कितना होगा, सेम हुई है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, उसका टोटल ओरिजिनल मास बाय वैल्यू ऑफ वन यू, राइट। ओरिजिनल मास उसका था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। वैल्यू था 1.66 10⁻⁻24 ग्राम्स। इसका आंसर आया 12 यू। तो इसका कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 12 यू, या फिर 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट। वैसे ही हाइड्रोजन, वैसे सारे एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबका सबका एक वैल्यू आया ऐसे ही कैलकुलेशन करके, और उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। उस एटम का, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, उस एटम का एटॉमिक मास जो है वो AMU में आएगा, ठीक है। तो मास को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक इजी ट्रिक तो निकाल दिया था, लेकिन जब हम एटम और एक मॉलिक्यूल से कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते, रिएक्शन तो नहीं कर सकते, हमको ग्राम्स में लेना पड़ेगा। तो हमको पता लगाना था कि हम जितना ले रहे हैं ना, जितने ग्राम्स ले रहे हैं उसमें कितने एटम्स है, ठीक है, कितने एटम्स है उसमें, ये हमको पता लगाना था। तो अब आते हैं हम मोल के ऊपर। अगर मोल की बात करूं तो मोल का वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, याद रखना। इसको हम बोलते हैं नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ए, जैसे ठीक है। इसका वैल्यू ये है, आया कहां से, फिर से हमको पता ये है कि वन एटॉमिक मास यूनिट या फिर वन यू, यू को हम यूनिफाइड मास बोलते हैं, ठीक है, सेम है, लेकिन इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मास, ठीक है। अभी ये जरूरी नहीं है, अभी हम कैलकुलेशन करते हैं। हमको पता है 1 U इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, जिसका वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो अभी मेरे को पता लगाना है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना यू है। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ग्राम है तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारा बाद में काम आएगा। कैसे काम आएगा, देखिए, एक कार्बन का मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है, 12 राइट। अगर हम 6.022 इंटू 10⁻23 मतलब इतने इतने कार्बन के एटम्स लेंगे, 2 3 या फिर 1000 2000, इतने एटम्स लेंगे तो हमको दिखेंगे नहीं, हमको बहुत ज्यादा एटम्स लेने पड़ेंगे तभी जाके हमको दिख सकते हैं। तो हमने सोचा कि इतने अगर एटम्स लेंगे तो इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतने हमने एटम्स लिए कार्बन के। एक कार्बन एटम का मास है 12 U, हमने लिए इतने एटम्स, तो इस टोटल का मास कितना होगा, 12। हम बस इस U को यहाँ पे लगा सकते हैं, सब तो मल्टीप्लाइड है, राइट।
6.022 into 10 to the power 23 u। यहाँ पे क्या दिख रहा है 6.02 into 10 to the power 23 u is equal to 1 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12 into 1 ग्राम is equal to 12 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम 6.022 into 10 to the power 23, ये नंबर का क्या नाम है, एवोगाड्रोस नंबर। अगर हम एवोगाड्रोस नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स लेंगे तो हमारा कितना मास आएगा 12 ग्राम। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन एटम में हमारा 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी सेम है अभी हमने जो बोला। हमने सिर्फ कार्बन पे ट्राई किया, किसी भी चीज पे ट्राई करें, किसी भी चीज पे ट्राई करें, या फिर वो मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, आयन्स हो, कुछ भी, उसका वैल्यू यही एवोगाड्रोस, सेम यही एवोगाड्रोस नंबर ही आएगा। इसका हम डेफिनेशन अगर लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये किसका डेफिनेशन है, 1 मोल का। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर एलिमेंट्री एंटिटीज same as there are atoms ट्वेल्व एटम। ठीक, तो कार्बन 12, 12 ग्राम कार्बन 12 एटम में जितना एटम्स है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम में जितने एटम्स है उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर उतना एलिमेंट्री एंटिटीज। एलिमेंट्री एंटिटीज मतलब, एलिमेंट्री एंटिटीज मतलब आयन्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम्स हो गए, राइट, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर एटॉमिक पार्टिकल्स को एलिमेंट्री एंटिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का वह जो मोल है ना, मोल, ये ऐसा यूनिट है किसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो मोल क्या है समझ आ गया। और एक वीडियो में हम समझेंगे कि मोल का वॉल्यूम से क्या रिलेशन है, मोल का मास से क्या रिलेशन है, या उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।